अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, इंतखाबात से कबल सियासी जमातें, सियासी जोड़ तोड़, सीट एडजस्टमेंट्स, इस तरह के मामलात हम देखते हैं। बड़ी नॉर्मल सी बात होती है। किसी भी सियासी जमात की जो इंतखाबी हिकमत अमली होती है, ये सारे मामलात उसका हिस्सा हुआ करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से बात करें तो ये कहा जाता है कि इलेक्शन से पहले कुछ बहुत ज्यादा उनकी सियासत के अंदर इस तरह का पैटर्न कह लीजिए या रिवायत जो है वो नजर नहीं आती। लेकिन इस मरतबा ऐसा लग रहा है कि PMLN को वजारत उज़्मा तक पहुंचने के लिए महसूस हो रहा है कि उनको जरूरत है कि उनको मुल्क के हर हिस्से में जाने की भी जरूरत है, इत्तेहाद बनाने की भी जरूरत है, सीट एडजस्टमेंट्स करने की भी जरूरत है। तो उसी हिकमत अमली के तहत वो मुल्क भर में जा भी रहे हैं और नौमौलूद सियासी जमातों के साथ भी हम देख रहे हैं कि वो सीट एडजस्टमेंट्स जो हैं वो करने पर मजबूर हो रहे हैं। नून लीग की क्या मजबूरी है वो तो मेरा ख्याल है अयां है, हम समझ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो नई सियासी जमातें हैं उनकी क्या मजबूरी है, सवाल जो है वो यहाँ पर ये उठता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तो जो इस वक्त तक की इत्तलात है वो यही है कि PMLN की तरफ से भी 3 अरकान जो है वो नॉमिनेट कर दिए गए हैं और IPP की तरफ से भी 3 अरकान का नाम जो है सामने आया और 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है जो कि फैसला करेगी सीट एडजस्टमेंट से जुड़े जो कुछ मामलात हैं उसके हवाले से। ज़राए के मुताबिक ये बात भी सामने आ रही है कि जो सदर हैं IPP के अलीम खान साहब, उनकी हिमायत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है मुकम्मल सपोर्ट करेगी लाहौर से उन्हें कौमी असम्बली की एक नशिस्त के लिए, और उनकी जो मुखालफत में ज़ाहिर कोई कैंडिडेट भी खड़ा नहीं किया जाएगा और मुकम्मल सपोर्ट भी उन्हें हासिल होगी। अलीम खान साहब के हवाले से बात करें, कुछ 2-4 महीने पुराना उनका एक इंटरव्यू हमारी नजर से गुजरा जहां पर वो ये कह रहे थे कि इस मुल्क के जितने भी पुराने मसाइल हैं, 40 साल जो इस मुल्क के मसाइल हैं, वो सब इन्हीं पुरानी सियासी जमातों की वजह से हैं और अगर इन्हीं के साथ मिलकर बैठना है तो फिर हमें नई सियासी जमात बनाने की क्या जरूरत थी, हम इन्हीं के साथ कोई और मामला कर लेते। जी, जून 2023 का इंटरव्यू है, बड़ी क्लैरिटी है अलीम खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, मजीद आगे बढ़ते हुए भी अगर हम IPP का मौकफ जो है PMLN के बारे में उसके हवाले से बात करें, वही सियासी जमात जिसकी क़यादत से भी आजकल मेल मिलाप हो रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट की बात भी हो रही है। IPP एक पॉइंट पर यह भी मौकफ इख्तियार कर चुकी है कि ये वही सियासी जमात है जो कि सानेहा 9 मई के लिए जिम्मेदार है। जी, अच्छा, ये स्टेटमेंट IPP के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से नहीं, जहांगीर तरीन साहब जो है उन्होंने माजी में ये बात की, लेकिन वो सरबराह है इस वक्त IPP के, इसलिए हमने ये स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम का हिस्सा इसको बनाया। हमारे ही प्रोग्राम में तर्जुमान IPP ये भी कह चुके हैं कि हमने क्यों किसी किस्म का इत्तेहाद करना है। पंजाब में सबसे पिटी हुई जमात इस वक्त अगर कोई है तो वो मुस्लिम लीग नून है। नून लीग को लोग वोट देने को तैयार है। आपको किसने कह दिया कि वो इस वक्त सबसे पॉपुलर पार्टी है? सबसे अनपॉपुलर पार्टी, सबसे नफरत अंगेज पार्टी इस वक्त पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर वो नून लीग है। नून लीग तो इस वक्त सबसे घिसी पिटी पार्टी है। पंजाब से लेके पूरे पाकिस्तान की आवाम हाथों में छितर लेके बैठी हुई है। हमारे साथ प्रोग्राम में आपने सुना जो गुफ्तगू है फयाजुल हसन चौहान साहब की, उन्होंने कहा आवाम हाथों में छितर लेकर बैठी हुई है। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। सर, घिसी पिटी सबसे गैर मकबूल जमात जिसके लिए अवाम छितर लेकर हाथों में बैठी है, आप लोगों ने सर इत्तेहाद कर लिया, क्यों वो जो छितर है अवाम के हाथों में, सर उसके अंदर आप भी हिस्सेदार बन रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरी इस पूरी गुफ्तगू के अंदर कहाँ पे ये मैंने कहा है कि नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता या नून लीग के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो सकती या नून लीग के साथ मिलकर हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते? मैं पीछे चली जाती हूँ, वैसे ही वो मेरे सवाल में था, मेरा सवाल ये था जिसके जवाब में आपने ये कहा। देखो, मेरा एक मिजाज, एक स्टाइल, आपने माशाल्लाह इतना लंबा इंट्रो देके, इंतहाई नेगेटिव इंट्रो देके सवाल पूछा, मुझे 1.5 से 2 मिनट बात करने। चले आप बात। अच्छा, अब मसला ये है, मैंने ये तो नहीं कहा कि हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकता। मैंने ये पोजीशन क्लियर की कि वो तो इस वक्त इस पोजीशन में है ही नहीं कि वो सादा अक्सरियत हासिल कर सके, और यही वो चीज है जिसकी वजह से आज नून लीग और IPP पंजाब के अंदर मुश्तरका सोच और मफाद के तहत हम इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमने सिलसिला फैजिया से मंसूब फितना इमरानिया को जनाब इस पाकिस्तान से, सियासत से जनाब हमने वॉश आउट करना है, जिसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की इकॉनमी का दिवालिया कर दिया है। और एक चीज अपने ज़हन में रख लीजिएगा, सियासत तो दूर की बात, इंसानी माशरे के अंदर और इंसान की इंडिविजुअल जिंदगी के अंदर आप आज से 3 महीने पहले कुछ और सोच रहे होते हैं, आज से 3 साल पहले कुछ और सोच रहे होते हैं, और फिर जनाब मौके के ऊपर और प्रेजेंट में और हाल में आप कुछ और कर रहे होते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पॉलिटिक्स की आधी से ज्यादा लाइफ में जनाब प्रो कांग्रेस जनाब पॉलिटिक्स की, और आखिरी 15 से 20 सालों में जनाब वो प्रो मुस्लिम लीग के जनाब वो अलमबरदार बन गए थे। अब आप कहेंगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार थे, और जनाब उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात की थी। आखिरी 15 सालों में 18 सालों में वो क्यों
जनाब मुसलमानों के अलग मुल्क के जनाब दावे। नहीं सर, मैं ये नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि कायदे आजम के साथ आजकल की सियासत और सियासतदानों को मेरा ख्याल है कंपेयर ही नहीं करते, छोड़ देते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। आपने कहा नेगेटिव इंट्रो, मैंने नेगेटिव इंट्रो नहीं दिया सर, हकाइक पर मबनी इंट्रो दिया। आपकी बात से भी इत्तेफाक है कि सियासत में बंद दरवाजे नहीं, चौहान साहब इजाजत देना, सियासत में बंद दरवाजे नहीं होते, मैं मानती हूँ इस बात को। आपने कहा कि मैंने कहा है कि नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। आपकी जमात के सदर ने बतौर सदर आईपीपी ये बात कही है कि 40 बरस के मसाइल जो है वो इन जमातों की वजह से है। ये हकीकत तब्दील हो गई है, बस ये बता दें। बिल्कुल जनाब, सियासत के अंदर 4 चीजें हैं। मैं तो 5 महीने से एक फिलॉसफी मैंने पेश की हुई है, वो क्या है कि वो सियासतदान ही नहीं हो सकता और वो सियासी जमात ही नहीं हो सकती जो 4 मफादात के लिए ना प्ले कर सके। एक मुल्क का मफाद, एक अवाम का मफाद, एक पार्टी का मफाद और एक अपना जाती मफाद। जो इन 4 मफादात पे निगोसिएशन नहीं कर सकता, टेबल टॉक नहीं कर सकता, कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता अपने किसी मुखालिफ पार्टी के साथ, अपने किसी मुखालिफ सियासतदान के साथ या किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप के साथ वो बैठ नहीं सकता, टेबल टॉक नहीं कर सकता, तो वो सियासतदान ही नहीं है, वो सियासी पार्टी नहीं है। हम तो हैं सियासी पार्टी। मैं पिछले 5 महीने से सुबह दोपहर शाम हर बीपर के अंदर, हर टॉक शो के अंदर ये फिलॉसफी पेश कर रहा हूं। तो आखिरी 2 वाले जो मफादात है उन पर फिर आप लोगों ने इसका मतलब है फोकस किया, नून लीग ने भी और आपने भी, जाती मफाद और पार्टी का मफाद। हमने मुल्क के मफाद के लिए, आवाम के मफाद के लिए, क्योंकि पिछले 2 सालों में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत में जो तहरीक इंसाफ ने फसाद फिल अर्ज की सियासत इस पाकिस्तान में मचाई, उसके नतीजे में मुल्क तबाह हो गया, मुल्क की इकॉनमी तबाह हो गई है। अब इसके साथ एक ही हल है कि इस मुल्क के अंदर पूरे इस्तेहकाम के साथ और इसकी तामील और तरक्की को मद्देनजर रख के एक ऐसी क़यादत आए जो 5 साल लगाकर, जिस क़यादत के दिमाग में कोई खन्नास ना भरा हो नरगसियत का कि वजीर आजम अगर वो हो तो वो अपोजिशन के साथ ना बैठने को तैयार हो, अपोजिशन लीडर हो तो वजीर आजम के साथ बैठने को तैयार ना हो, चाहे मुल्क डूब रहा हो, चाहे मुल्क दाव पे लगा हो, चाहे मुल्क की बका दाव पे लगा हो, तो वो कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो बैठना ही नहीं। तो आपका सर ये ख्याल है कि फिर वो क़यादत नवाज शरीफ है, वो शख्सियत नवाज शरीफ है? नहीं, वो क़यादत हम हैं। हम ये सोच के जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ हम जनाब बैठे हैं और नवाज शरीफ साहब अपने एंड पे बैठे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब आए थे, मैं उस वक्त से एक बात कह रहा हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब पिछली गलतियों को नहीं दोहराएंगे और सबको साथ लेके चलेंगे और सबको साथ लेकर पाकिस्तान की बका और सरबुलंदी की जंग लड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर उन्होंने सोलो फ्लाइट करने की कोशिश की तो उनके लिए नुकसानदेह होगी। वो इस चीज को समझते हैं, उन्हें ग्राउंड रियलिटीज का पता है और वो सोलो फ्लाइट के बजाय सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं। तो सर क़यादत तो फिर नवाज शरीफ ही की हुई ना, जिस पर आपको एतमाद है, क्योंकि जब इलेक्शन होगा अगर आप लोगों के फेवर में नताइज आते हैं तो वो खुद वजीर आजम बनेंगे, जहांगीर तरीन को या अलीम खान को तो वजीर आजम नहीं बनाएंगे। तो ठीक है ना, इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग जनाब पीटीआई के अगेंस्ट, फितना इमरानिया के अगेंस्ट और जनाब तहरीक फसाद फिल अर्ज मचाने वाली जो पार्टी है उसके अगेंस्ट सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा तंजीमी तौर पे मरबूत जो है वो पॉलिटिकल पार्टी पंजाब के अंदर, हजारा डिवीजन के अंदर और कुछ और इजला के अंदर वो जनाब नून लीग मौजूद है। इससे तो किसी को चौहान साहब जैसे आपसे सवाल पूछे या कोई आपकी बात के अगेंस्ट बात करें तो आप नाराज हो जाते हैं, लेकिन आप मुसलसल ये 2-3 जुमले हैं जिनको दोहराए जा रहे हैं, नहीं आप हो जाते हैं ना, आप आम तौर पे नाराज हो जाते हैं। आप अभी जो बात करें ना सर, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें। मैं पिछले 6 महीनों के अंदर 350 टॉक शो कर चुका हूँ। एक टॉक शो के अलावा आज तक आपसे इन सवालों से ज्यादा सख्त और करख्त सवाल मेरी जात और मेरी पार्टी के हवाले से पूछे गए, कोई ऐसी पोजीशन नहीं हुई। मैं सख्त सवाल नहीं पूछूंगी, मैं सादा सवाल पूछूंगी। एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे भी और नून लीग वालों से भी समझना चाहती हूँ, इमरान खान का फोबिया क्यों हो गया सर आप लोगों को? जिस जमात का आप कह रहे हैं कि वो फसाद फिल अर्ज फैलाने वाली जमात बन गई थी, उसके हिस्से बखरे हो गए सर, वो तो बची नहीं है, अभी भी डरते हैं सर। आप लोगों की किसी भी डिस्कशन के अंदर, किसी भी रेटरिक के अंदर, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान के अलावा कुछ भी नहीं है सर। अभी आपने जो बात की है उसका फिर मतलब ये हुआ कि ये इत्तेहाद भी आप लोगों ने एंटी इमरान खान इत्तेहाद बनाया और कोई मकसद नहीं है। आप जवाब तसल्ली से सुन लेंगी सर? हाँ, तसल्ली से जवाब सुन लीजिएगा। आपने जनाब गुस्से नहीं होना और आपने भी तंग नहीं होना। तसल्ली से 2 मिनट मेरा राइट है जवाब देना। सर आपकी इत्तला दी थी, मैंने तो नाम भी नहीं लिया जिस बंदे का आपने नाम लिया है सर। अभी आप फितना इमरानिया कहा,
अभी आप बोल पड़ी हैं बीच में। नहीं, आप कह रहे हैं मैंने नाम नहीं लिया, फितना इमरानिया अभी आपने किसको कहा? आप बोल पड़ी हो, खामोश हो जाए ना, 2 मिनट तक बोलूंगा, उसके बाद आप यही वाला सवाल पूछ लीजिए। अच्छा जी, मुकम्मल करें। मैं तो परेशान नहीं हूँ। नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। चले आप जो है वो ज्यादा टोक रही है ना, तसल्ली से सुन लें जनाब। हम इस वक्त नहीं, पाकिस्तान स्टेक पे लग गया जनाब इस तहरीक फसाद फिल अर्ज़ की वजह से। पूरा पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेक पे लग गई है, पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, पाकिस्तान की इखलाकी जनाब वैल्यूज तबाह कर दी गई है, पाकिस्तान की सोशल मीडिया के जरिए से जो बाहर बैठे जो यहूदी लॉबी के लोग और एक मखसूस लॉबी के लोग, वो जनाब बैठ के पाकिस्तान की सोशल मीडिया के जरिए से उन्होंने सियासी इखलाकी इक़दार और पाकिस्तान की माशी इक़दार का सत्यानाश कर दिया है। हमने उसकी रेमेडी करने के लिए, उससे बचाने के लिए हम जनाब पॉलिटिकल पार्टी हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद कोई भी अपनी जनाब अरेंजमेंट कर सकती है। हमने अरेंजमेंट किया है, हमारा राइट है, नून लीग का राइट है वो अरेंजमेंट करे। अब अगर हम ये कर रहे हैं तो उसके ऊपर इतना ज्यादा परेशान होने की किसी सर, इस मुल्क के अवाम के भी कोई राइट्स हैं, इस मुल्क के अवाम के भी कोई हकूक है। माजी में मैं आपकी एक ऐसी मेरा ख्याल है करोड़ों शॉर्ट्स निकाल के सुना सकती हूँ जहां पे आप बजाते खुद कहते रहे कि नवाज शरीफ चोर हैं। मैं नून लीग वालों के ऐसे 1000 शॉर्ट्स निकाल सकती हूँ जहां पे वो कहते रहे जहांगीर तरीन चीनी चोर हैं, वो करप्ट हैं। मैं इसी तरह उनके 1000 शॉर्ट्स निकाल सकती हूँ जहां वो ये कहते रहे कि अलीम खान खुद करप्ट हैं, इस मुल्क को लूट कर खा गए। आज सर आप लोगों ने इत्तेहाद कर लिया और फिर आप अवाम को ये भी समझाना चाहते हैं और चाहते हैं कि अवाम यकीन कर ले कि आप सब लोग मुल्क के मफाद में ही सब कुछ करते हैं। कल भी मुल्क के मफाद में कर रहे थे, आज भी मुल्क के मफाद में कर रहे हैं। सवाल पूछा, तसल्ली से जवाब सुन लीजिएगा। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब वो चौधरी परवेज लाई साहब के मुतालिक क्या कहा करते थे और फिर जनाब उनको अपना राइट हैंड बना लिया। हम उन्हें भी यही कहते हैं। सुन लो ना, देखो अभी बीच में टोक पड़ी हो, आपको गुस्सा चढ़ गया। नहीं, मुझे क्यों गुस्सा चढ़ेगा सर, मैंने क्यों गुस्सा? अच्छा चले आप मुकम्मल करें। आवाम सुन रही है ना, आवाम फैसला करेगी कि फ्लेयर अप कौन हो रहा है। आप सवाल पूछती है तो तसल्ली से 1.5 से 2 मिनट जवाब सुन लिया करें। जी जी प्लीज प्लीज आप तसल्ली से सुने, मैं तशफ़ी करूंगा, बेगम रहे, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी इंशाल्लाह जनाब, बेगम रहे। जनाबे वाला चौधरी परवेज लाई साहब जैसे जीरत और एक इंतहाई मुदब्बर सियासतदान को जो जो अल्फाज से वो पुकारते रहे साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ, फिर उन्हीं को वजीर आला पंजाब और स्पीकर भी वो बनाते हैं। फिर शेख रशीद अहमद को दवा करके अल्लाह उसके रसूल का नाम लेकर कहते हैं कि मैं इसको कभी चपरासी भी ना अपना भर्ती करूं। उसको जनाब अपना नायब और अपना राइट हैंड बनाते हैं और अपना दानिश्वर और अपना अरस्तु और सुकरात और जालिम्यूस बनाकर जनाब उसको 12 साल से लेके फिरते हैं। फिर आप बताएं कि कौन कौन से वो इक़दामात और यू टर्न के जो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ हर रोज देते रहे, उसके ऊपर तो आप मुझे बताएं कि उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर तो मैं तो ये सब कुछ सर मैं हम उन्हें भी क्रिटिसाइज करते रहे, उनकी गलती आपकी दलील कैसे हो गई? सूरत-ए-हाल होती है उसके चौहान साहब तसल्ली तशफ़ी नहीं हो रही ना, उनकी गलती आपकी दलील कैसे आपके लिए हो गई? उस जमात को तो आप छोड़ आए ना, वो तो गलत थे ना, आपने उन्हें डिस्कार्ड किया, आपने कहा उनका सारा फॉर्मूला ही गलत था। फिर जो वो करते थे वो आज आप खुद अप्लाई कर रहे हैं। वो जब चौधरी परवेज लाई के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया, हमने उन पर भी तनकीद की थी। हाँ देखें ना, वही साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते थे कि ISI का तो काम है कि वो टेलीफोन टेप करे, ISI का तो काम है। फिर आप कहते हैं आपको फोबिया नहीं है, फिर आप कहते हैं आपको फोबिया है। मैं सवाल कोई करती हूँ, आप जवाब इमरान खान से शुरू करते हैं, इमरान खान पे खत्म करते हैं। पता नहीं आपको क्या परेशानी हो जाती है। मुझे सर सवाल पूछते जरा थोड़ी देर के लिए खामोश तो हो जाया करो। आवाम देख रही है, सुन रही है, फैसला आवाम ने करना है। आप सवाल पूछती है, मैं खामोशी से बैठा होता हूँ, जब मैं जवाब देने लगता हूँ तो आप चौथी सेकंड के ऊपर जनाब आप तो गुस्सा चढ़ जाता है। और आप सर मुझे कोई गुस्सा नहीं चढ़ता, आप छोड़ेंगे इस बात को। आप नहीं, आप मैं सवाल चीन का कर रही हूँ या जापान का कर रही हूँ? सर आप जवाब इमरान खान से शुरू करते हैं, इमरान खान पे खत्म करते हैं, फिर कहते हैं जी मैंने कब नाम लिया। चले आप मुकम्मल कर। तो जनाबे वाला हमने इस वक्त पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और इस्तेहकाम की खातिर जो मौजूदा प्रीवेलिंग सर्कमस्टेंसेस हैं उसकी रोशनी में एक ऑटोनोमस खुद मुख्तार पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हमने फैसला किया। नून लीग ने एक खुद मुख्तार ऑटोनोमस पार्टी के हैसियत से मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल को देख के अपना फैसला किया। तो सारे हम मिलकर इकट्ठा होने कोई नई चीज नहीं है। बर्रे सगीर के अंदर इंडिया पाकिस्तान में पूरी 76 साल की तारीख है। ये पॉलिटिकल जमातें इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी इत्तेहाद भी बनाती हैं, एडजस्टमेंट भी करती हैं। तो इसके ऊपर इतना ज्यादा मामला या इतनी ज्यादा परेशानी मैं ये समझता हूँ कि अकल और समझ से बाहर।
सर आप सवाल पूछने को परेशानी कहते हैं, ये बात मुझे आज समझ में आई है। परेशानी नहीं है, सवाल है। माजी का एक बैकग्राउंड है, दोनों सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले सियासतदानों का, आप जैसे सीनियर सियासतदानों का सवाल पूछना सर हमारा हक है। आप उससे भले परेशान हो, सवाल तो हम पूछेंगे। वक्त खत्म हो गया सेगमेंट का, वरना मजीद आपसे बात करती है। आपको बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे गजा में जो इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात की थी, हमने बताया था कि हम बात करेंगे गजा के हवाले से, जहां पर इजरायली बर्बरियत का सिलसिला हम देख रहे हैं कि जारी है। 18,000 तकरीबन के करीब जो है वो फलस्तीनी इस वक्त शहीद हो चुके हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद की, दुनिया की शायद पहली जंग बन गई है जिसमें बहुत बड़ी तादाद मासूम बच्चों की और सिविलियन खवातीन की है, जिनका जंग से बराह रास्त कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शहादतों का नंबर जो है वो हम देख रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है। कुछ इस पर बात करेंगे। दुनिया ने कल इस सारे मामले के बीच में, जहां पर गजा के ऊपर बम बरसाए जा रहे थे, फॉस्फोरस बम भी बरसा रहा है इसराइल, लेबनान को भी साथ साथ जो है वो बॉम्ब कर रहा है, इस सारे ओडीएल के बीच में हमने देखा कि दुनिया ने कल इंसानी हुकूक का दिन भी मनाया। कैसे मनाया, ये इस तरह की बेहिसी हम कैसे कर लेते हैं, कुछ इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार हैं, मशरिक वुस्ता के हवाले से बात करें तो उनकी खास एक्सपर्टीज है। मंसूर जाफर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर ह्यूमन राइट्स का कल जो है वो दिन मनाया गया। दुनिया में वो ममालिक जो खुद को इंसानी हुकूक के चैंपियंस कहते हैं, उन्होंने बड़े बड़े लेक्चर दिए कल इंसानी हुकूक के ऊपर, और ये सब कुछ तब हुआ जब कल भी फलस्तीन के अंदर जो है वो छोटे बच्चे, मासूम औरतें जो है वो हम देख रहे हैं कि शहीद होती रहीं। और ये भी एक फिगर, एक जनरल एक स्टैट जो है वो सर्कुलेट कर रहा है कि शायद हर 5 मिनट के अंदर एक फलस्तीनी जो है उसको शहीद किया जा रहा है इसराइल के अंदर, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। जी यकीनन जी, मैं समझता हूँ इससे बड़ी दुनिया की बेहिसी और कुछ नहीं हो सकती कि जितने बड़े पैमाने पे कुछ तो खून का बाजार इसराइल ने गजा की सरजमीन पे इस वक्त शुरू कर रखा है, उसी तनाजुर में जो है वो दुनिया एक, मैं समझता हूँ एक मुज़ग़्ग़ा खेज अंदाज में इंसानी हकूक़ का दिन मना रहे। कौन से इंसान और किन के हकूक़, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सिक्का राइजुल वक्त है और जिस तरीके से इंटरनेशनल लॉ की और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, उससे तो यही महसूस होता है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ वही है जिन्हें अमेरिका इंसान समझे, हाँ। और इंसान वही है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ इसराइल इंसान समझे, हाँ। बाकी तमाम के तमाम जो है, वैसे भी ये यहूदी और सहयूनी मेंटालिटी है और उनका एक नजरिया है कि ये जितने दीगर लोग हैं यानी अरब हैं, इनको वो गोयम कहते हैं कि ये गूंगे बोले हैं, एक लिहाज से इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, ये इंसान ही नहीं है हमारे। तो एक लिहाज से अपने अमल के साथ उन्होंने गजा को ताराज करके ये साबित कर दिया कि ये अगर इंसान होते तो इनकी चीखों पुकार, इनके नाले जो है वो यकीनन आलमी इदारे सुनते या इंसानी हकूक़ की वो तंजीमें सुनती कि जो हर साल किसी न किसी अंदाज में ये दिन मनाती हैं। लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, मुख्तलिफ कोनों में हमें ऐसे इंसान ज़रूर दिखाई देते हैं, उनकी खबरें ज़रूर हम तक पहुँचती हैं कि जो इंसानियत, जो सब ह्यूमन सिचुएशन में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और अभी आप जब इंट्रो में अपने बता रही थी, इस वक्त ताज़ा तरीन रिपोर्ट है कि इस वक्त गजा के अंदर हर 1 घंटे के अंदर 3 फलस्तीनी खवातीन जो हैं वो शहीद की जा रही हैं। और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अलमिया है इस वक्त, खास तौर पे। सर एक तो सिचुएशन है ना जो आपने कहा कि लेसर ह्यूमन शायद उनको ट्रीट किया जा रहा है, वो उन्होंने कह भी दिया इजराइल के जो वजीर आजम है कि ह्यूमन एनिमल्स हैं, हमें इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन सर एक मामला ग्रेटर ह्यूमन का भी है जो इजराइल है कि सर शायद दुनिया का अकेला मुल्क है जो एक वक्त में 3 ममालिक को साइमल्टेनियसली बॉम्ब कर रहा है। उसे पूछने वाला कोई नहीं है, उल्टा उसकी हम देख रहे हैं कि बैकिंग हो रही है, उसको सिर्फ सपोर्ट मिल रही है। उल्टा कल ह्यूमन राइट्स डे को भी उनके नाम डेडिकेट करने की कोशिश की जाती रही कि वहां पर कैजुअलिटीज हो रही हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। वैसे यही दोहरा म्यार है कि जिसने मैं समझता हूँ दुनिया को नाइंसाफी से और कत्ल गारकरी से भर रखा है, और उसी के नतीजे में जो एक मज़ाहमत का जो रद्द-ए-अमल है वो हमें देखने को मिलता है। और फिर जब मजबूर और मकबूर आदमी जो है उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं रहता तो वो अपने जिस्मों के साथ बम बांध के अपने आप को उड़ाते हैं। और यही हाल हमने अफगानिस्तान में देखा, यही हाल हमने इनके वियतनाम में देखा, और यही हाल हमने आज गजा के अंदर देख रहे हैं कि जिनको एक दुनिया की खुली जंग में जो है खुली जेल के अंदर बंद कर दिया गया और 17 साल तक जो है उन पर अरसा तंग रखा गया, तो वो मजबूर, उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। आज जगह जगह से 2 रियासती हल की बातें हो रही हैं। आप किसी को इंसान तस्लीम करेंगे तो उसकी रियासत की बात करेंगे। फ़लस्तीनियों को तो जब उनके सदर अक़वाम मुत्तहिदा के रोस्टरों पर तकरीर के लिए आते हैं तो इसराइली नुमाइंदा जो है उठ के वहाँ से चला जाता है। अभी कल मनाजर देखे होंगे
कि जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पर बहस हो रही थी और उसकी मंजूरी का वक्त आया, तो उस वक्त जो है अमेरिका के जो वहां पे नायब उनके नुमाइंदे थे वो अपने मोबाइल के साथ खेल रहे थे। यानी उन्हें इस चीज का इससे कतई सरोकार नहीं था कि वो किस फोरम पे बैठे हैं और कितनी बड़ी संजीदा बात। अक़वाम मुत्तहिदा वाली बात के ऊपर ही दो बातें, एक तो जो आपने कहा वो मोबाइल से खेल रहे थे। सर ब्लिंकन साहब जो हैं वो कल पूरा दिन सोशल मीडिया के ऊपर दर्ज देते रहे इंसानी हकूक का, और जाहिर है उनका ताल्लुक उस मुल्क से जिसने वीटो किया सीज फायर की रेजोल्यूशन को अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। कोई नहीं है सर जो अमेरिका को कन्फ्रंट कर सके। ताकतवर होना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या उसके आगे भी आवाज उठाई जा सकती है? और सर दूसरा, अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम, एंटोनियो गुटेरेस साहब जो कर सकते थे उन्होंने कर दिया, लेकिन बना कुछ भी नहीं। तो सर आपको नहीं लगता इट्स अबाउट टाइम इस फोरम को तो कम से कम हो जाना चाहिए? यकीनन जी, जो आपने एंथनी ब्लिंकन की जो बात की है, तो उनका तो जो मौक़िफ़ है वो पहले दिन ही जब उन लैंड किए हैं इसराइल के सरजमीन पे, तो उन्होंने एयरपोर्ट पर बड़े फखरिया अंदाज में इसराइलियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं यहाँ एक अमेरिकन के तौर पे नहीं आया, मैं एक यहूदी के तौर पे आया हूँ। उन्होंने तो अपनी शनाख्त और ये बता दिया कि वो किन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, किस मजहब के पैरोकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे आए हैं और उनका क्या पॉलिटिकल एजेंडा है, और अव्वल व आखिर से वो उसी प्रोपेगेंडे को, उसी एजेंडे को जो है प्रमोट कर रहे हैं। जहां तक बात आपने इस आलमी इदारे की, तो मैं समझता हूँ जितना बेवकत इस वक्त अमेरिका और इसराइल और बरतानिया और यूरोपीय ममालिक ने मिल के इस आलमी इदारे को किया है, शायद ही इससे बड़ी बेतौकीरी इस इदारे की कभी हुई हो। 2017 से ऑनवर्ड जो है आज तक सेक्शन आर्टिकल 99 कभी इन्वोक नहीं किया गया। करके देख रहे हैं कि शायद उनके इस मैंडेट का ये एहतराम कर लिया जाए। मैं समझता हूँ कि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ये जो रेजोल्यूशन जो वीटो की गई है, वो जिन ममालिक की तरफ से पेश की गई थी, उन्हें सोचना चाहिए कि उनके इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, यूएई के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं। इसराइल ने उनके ताल्लुकात का भी पास नहीं किया, और अब कल जो है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली वंस अगेन मीट करने जा रही है। तो इससे पहले 121 के मुकाबले में 190 के अवान में 121 दुनिया के ममालिक ने जंगबंदी के हवाले से जो बात की थी, उसका नतीजा ढाक के वही 3 बात निकला। और मैं समझता हूँ कि कल भी जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी का जनरल असेंबली जो है, वो जो भी फैसला करेगी, चाहे वो सारे के सारे भी करेंगे, तो अमेरिका और इसराइल की जो हठधर्मी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मुझे कतई तौर पे कोई तवक्को नहीं है कि उससे को खैर बरामद हो, क्योंकि उसका जो मतन इस सर आपने कहा कि इससे पहले कभी बेवकत नहीं हुई। बेवकत तो सर वो बहुत अरसे से, पता नहीं 26 है कि 27 है करारदादें कश्मीर को लेकर भी अक़वाम मुत्तहिदा की हैं जो हमारे सामने है। तो वक़्त की तो अगर बात करें तो ये मसला बहुत पुराना है, और एक तरफ दुनिया में फ़लस्तीन में लोगों के साथ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ कश्मीर का मामला अपनी जगह पर बरकरार है। और आपको पता है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने आज दोबारा से कह दिया कि 370 की जो एब्रोगेशन है वो दुरुस्त है, तो जो स्पेशल स्टेटस है वो उसको भी मानने से इनकारी है। दुनिया के 2 खित्तों के अंदर इतना बड़ा इलाकों के अंदर जुल्म हो रहा है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा कुछ भी नहीं कर सकता। सो डिस्कार्ड कर देना चाहिए मेरा ख्याल है इसको। इन इदारों की जो मैं समझता हूँ एक पूरे नॉमेनक्लेचर को रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक इनके पास कोई कुव्वत नाफिजा, कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होगी, उस वक्त तक ये सिर्फ और सिर्फ डिबेटिंग सोसाइटी, डिबेटिंग एसोसिएशन के तौर पे तो काम करेंगे कि जिसपे एंड पे करारदाद के हक में वोट आ जाएंगे और मुखालफत में आ जाएंगे, और उसके बाद मामला जो है वो जूं के तूं रहेंगे। आज भारत ने जो मैं समझता हूँ एक तमाशाई रसीद किया है एक लिहाज से, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुंह पर भी कि जिस तो वो मुतनाज़ा समझते थे, हमने आज उसे अपना अटूटन करार दे दिया है। तो कोई है कि इस इशू को चैलेंज करे, कोई है कि जो हमारे हाथ पकड़े, कोई है कि इन कश्मीरियों को जो है हमारे जुल्म से निजात दिला सके, लेकिन उसके सामने दुनिया जो है वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए खामोश तमाशाई बनी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, ये कुर्बानियों का सिलसिला कश्मीर में भी जारी है, फलस्तीन में भी जारी है, हो कुछ नहीं रहा। आपने दुरुस्त कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो डिबेटिंग सोसाइटी ही लगती है, क्योंकि आप ये अंदाजा कीजिए कि जो सबसे बड़ा इख्तियार उनके सेक्रेटरी जनरल के पास था वो ये था कि 99 आर्टिकल को इन्वोक करके सिर्फ इजलास बुला सकें, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। कोई ऑपरेशनल, कोई इंप्लीमेंटेशन की पावर और इख्तियार उनके पास नहीं है। वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद आपसे बात करती। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर जाफर साहब, आपके वक्त के लिए। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था हम बात करेंगे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से, जिसकी बेहतरी का क्रेडिट हम देख रहे हैं कि लेने की आजकल निगरान हुकूमत की तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर एक आम इंसान की बात करें तो उनकी अभी तक भी ऐसा लगता है कि महंगाई से जान नहीं छूट रही। जो रिसेंट कुछ स्टैट्स सामने आए हैं उनके मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन जो है, वीकली इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई है, 42.68% इन्फ्लेशन का फिगर जो है वो सामने आया है। तो ये बेहतरी जो हो रही है वो कहाँ हो रही है? जो कुछ इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ
जा रहे हैं, वो एक आम आदमी की जिंदगी में वो बेहतरी रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती, इसके पीछे क्या इकोनॉमिक्स है, कुछ वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खाकान नजीब साहब मौजूद है प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। माहिर मईशत हैं सर, बड़ी गहरी निगाह आपकी सारी सूरत हाल के ऊपर। सबसे पहले तो थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज की साइंस जो है वो खैर आप समझा सकें जो हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, क्योंकि एक सवाल ये किया जा रहा है कि जी बार बार सुनने को मिलता है स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रिकॉर्ड हाई है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है मईशत के अंदर। तो जब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी है, स्टॉक एक्सचेंज भी बड़े अच्छे इंडिकेटर्स दे रही है, एक आम आदमी की जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ जाए वो तो मजीद खराब होती जा रही है। तो यशवीन, जो फंडामेंटल सवाल आपका है ये ठीक है। स्टॉक मार्केट एक 3-3.5 लाख इन्वेस्टर स्मॉल बेस के साथ ऑपरेट करती है। पाकिस्तान में मार्केट बहुत नीचे चली गई थी और डिफॉल्ट सिनारियो को समझकर ट्रेड कर रही थी, और मार्केट जो प्राइस टू अर्निंग्स थी, एक टेक्निकल सी बात है पर वो 3 पे थी, एवरेज हम 6 पे ट्रेड करते रहे हैं। 40,000 की सतह पर मार्केट निहायत सस्ती थी। उस वक्त जब एक IMF का प्रोग्राम हुआ, वो एक कलीदी हैसियत लगता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लाने में। एटलीस्ट जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है, आप ये समझें कि जो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर है वो कदरन सोफिस्टिकेटेड है कंपेयर टू द अदर मार्केट इन्वेस्टर्स, तो उसका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ। फिर 30 सितंबर का रिव्यू हो गया IMF का, तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान ने अहदाफ भी मीट कर लिए हैं। दैट मीन्स वी आर ऑन अ रिफॉर्म पाथ और वी आर डूइंग ओके। उसके बाद आप ये देखिए कि कुछ मेजर्स एस्टैब्लिशमेंट ने लिए, वो क्या थे? स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड एंड डी डॉलराइजेशन। ये नहीं है कि इन पे हमने इतना काम कर लिया है कि कोई रिवर्स कर दिया इनकी सिचुएशन को, बट इस काम की वजह से एक सिग्नल जरूर गया। वो सिग्नल यूं था कि पाकिस्तान की स्टेट एटलीस्ट सीरियस है टू मूव ऑन दीज मेजर्स। और आखिरी बात यह है कि एक इंटरनेशनल ऑयल कीमतें कम हुई हैं, उससे 48 रुपए आपको पेट्रोल की कीमत, 36 रुपए कीमत इसकी डीजल की कम करने में आपको एक मदद मिली। और चौथी बात यह है कि कुछ हमारी जो तनज़्ज़ुली थी फ्लड्स की वजह से एग्रीकल्चर में, उसमें कुछ रिवर्सल हुआ है। जो हमारी तनज़्ज़ुली चल रही थी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें बहुत ही माइनर रमक नजर आई है। सो साइंस जो है वो वापसी के हैं। अब आप ये देखिए ना कि जो जायरेशंस आपको नजर आ रही थी आपके डॉलर और रुपी की पैरिटी में, वो आपको खत्म हो गई। सो एक रिलेटिव स्टेबिलिटी ये तो आपको भी दिखाई दे रही है। फिर ये देखिए कि कुछ एक्सटर्नल डेफिसिट जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, या बैरूनी अदायगियों का खसारा जो है वो कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर। कुछ इनफ्लोज बंधे हैं। हम जब जून में ट्रेड कर रहे थे तो हम 2.9 अरब डॉलर की सतह पर चले गए थे जून से पहले, जब हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत ही तशवीशनाक हद पे थे। अब वो इस वक्त 7 अरब डॉलर पे हैं, बट अगेन दैट्स नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। या सो बट इज इट सेफ टू से कि वी हैवंट रिकवर्ड, लेकिन वी आर ऑन द रोड टू रिकवरी? It would be, you know, I mean, safe to say that path of recovery पे चढ़ जरूर गई है गाड़ी। अब उसको आपने सीमेंट करना है। ये जो इनिशियल चेंजेस हैं ये आई हैं इसलिए कि आपने कुछ एक्सपेंडिचर्स को संभाला, कुछ रकूम बाहर से आई। अच्छा, आई हैव टू इंटरप्ट यू। आपने जो अभी बात कही ना ऑयल प्राइसेस वाली, थोड़ा सा इस पे भी, क्योंकि आपको पता है ये भी एक बिल्कुल एक डायरेक्ट आवाम की इंटरेस्ट का सवाल है। सवाल ये किया जा रहा है कि आलमी उसके अंदर मंडियों के अंदर जो कीमतों में कमी है वो तो नहीं ट्रांसलेट हो रही या ट्रांसफर हो रही है एक आम आदमी का जो इस्तेमाल है ऑयल का या पेट्रोल का उसके अंदर। बल्कि अभी जो खबर आई है वो यही आई है कि पेट्रोल जो लेवी है PDL जो है उसके अंदर भी इजाफे की जो है शायद कोई मंजूरी दे दी गई है। तो यानी कि कमी के बजाय तो इजाफा हो जाएगा एक आम जो एंड यूजर है उसके लिए। एक तो ये है कि बिकॉज रुपए में आपको थोड़ी सी कुवत दिखाई दी, वो कहाँ 315 और फिर 285 के इर्द गिर्द आ गया, तो उसकी वजह से, प्लस जो इंटरनेशनल मार्केट थी वो $95 पे चली गई थी ब्रेंट की। जो अभी प्राइसेस चल रही हैं वो मेरे ख्याल है $80-85 ब्रेंट को सिग्निफाई कर रही हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने जाके मार्केट देखी तो वो $75 पे है ब्रेंट की। सो एक तो नेशन को थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत में 15 दिसंबर को एक कमी उनको दिखाई देनी चाहिए। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ी है यशवीन, इसलिए हम उस तरह का पास थ्रू नहीं कर सके। ये 60 रुपए है इस वक्त
पेट्रोल पे भी, डीजल पे भी। मेरी नाकस राय ये है कि ये आपको जो 870 अरब रुपया है जो उनके साथ तय किया हुआ है IMF के साथ, वो पूरा कर देगी। अब अगर कोई रिविजन उनसे हुई है, ये फाइनेंस बिल में हमने जाकर 60 रुपए की थी, ये पहले 10-15 रुपए होती थी, फिर मैंने 30 रुपए करवाई बिकॉज मुझे दिखाई दे रहा था कि बाकी रेवेन्यूज नहीं आएंगे, फिर मेरे जाने के बाद ये 60 रुपए कर दी गई। अब 60 रुपए फुली लेविड है, मेरा ख्याल है इसका एस्टिमेट तब्दील होगा कि ये 860-70 से भी ज्यादा इसी शरह पे शायद कैलकुलेट हो जाए, बट रूम काफी क्रिएट हो गया है। अल्लाह करे कि प्राइसेस यहीं पर रहें। अब इन्फ्लेशन बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, दो चीजें जिन्होंने आम आदमी को इम्पैक्ट करना है, नौकरी और इन्फ्लेशन, यानी कि अपॉर्चुनिटी टू वर्क, ये दोनों जो हैं यशवीन, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले साल शरह नमू नेगेटिव हुई, नेगेटिव से मतलब है कारोबार कम हो गया, पूरे हुजम कम हो गया इकोनॉमी का। जब ऐसा होता है तो नौकरियां कम होती हैं, लार्ज स्केल नीचे जा रही थी। अब थोड़ा सा एग्रीकल्चर बेहतर हुआ है, लेट्स होप के कुछ पैसे वहां ट्रांसफर हो, कुछ स्टॉक एक्सचेंज में लोगों ने पैसे कमाए। तीसरी, कुछ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चलेगी, तो उससे यह है कि जो नौकरियां चली गई थी एटलीस्ट वो वापस आ जाएंगी। पावर्टी बढ़ी है यशवीन, इसमें भी कोई शक नहीं है, वी हैव टू बी ऑनेस्ट। इसीलिए जस्ट लास्ट जुमला, फिर आप अगला पूछ लीजिए। ये जो अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी हैं, इनको सीमेंट करना है मुश्किल काम करके इनटू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ। ये है ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी राइट नाउ। इन सेगमेंट्स के वक्त बहुत कम होते हैं, मुझे आई रियली होप आई हैड मोर टाइम टू डिस्कस दिस विद यू। बहुत शुक्रिया आपका। आज के दिन के जो एक दो अहम इश्यूज थे, आई वांटेड कि आपकी ओपिनियन जो है उसके हवाले से प्रोग्राम में शामिल की जाए। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, माशी सूरत हाल उन्होंने जो एक ट्रू पिक्चर है वो आपके सामने रखी। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह।